नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा कार्यक्रम खबर में दम है में। आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र के जिससे जुड़े हैं हम और सियासी चर्चाओं से लेकर आम जन से जुड़ी समस्याओं तक की वैसी खबरों की भी बात करेंगे जिनमें दिखा है दम। तो चलिए शुरू करते हैं खबर में दम है। तो आज शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस खेमे से करेंगे। अध्यक्ष पद पर आज से शुरू नामांकन प्रक्रिया के बाद कांग्रेस में बदलाव तय है। करीब 22 साल बाद किसी गैर गांधी के हाथ में पार्टी की कमान जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना तय है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के है कि तब राजस्थान का पायलट आखिरकार कौन होगा। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से जयपुर तक बदलाव की बहार। जिनका आज पूरे देश में नाम हो रहा है, भूल गए देश के प्रधानमंत्री का नाम। लोग आज हर व्यक्ति की जबान पर अशोक गहलोत का नाम आ रहा है। 22 साल बाद गैर गांधी के हाथ कांग्रेस की कमान। ये तो राजस्थान के लिए बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान के 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को इतना भरोसा कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस इतना प्यार दे रही है आला कमान। बदल रही है हाथ की लकीर, क्या बदलेगी तकदीर? अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। भारत जोड़ो से सितंबर में शुरू हुआ कांग्रेस में बदलाव का अभियान। निसंदेह जब अक्टूबर अपने मुकाम पे होगा तो कांग्रेस नए क्लेवर में दिखेगी। 2 दशक बाद 19 अक्टूबर को कांग्रेस को कोई गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष मिलेगा, तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस के अगुवाई अशोक गहलोत के बजाय किसी और के हाथ में जाएगी। राहुल गांधी की ना से कांग्रेस में अशोक गहलोत का दिल्ली जाना तय हुआ, तो जयपुर में कौन, इस पर सरकार और विपक्ष दोनों की निगाहें जमी हुई है। ये यात्रा में तो हम लोग समय समय पे आते रहेंगे, प्रयास करेंगे हर राज्य में कम से कम एक बार तो जाएं। पर यात्रा का मैं कह सकता हूं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे कंट्री के अंदर है कि यात्रा लगाने लग गए लोग अपने जिलों के अंदर, के राज्यों के अंदर। और महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। कुछ वक्त पहले तक राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने पर जोर देने वाले सीएम अशोक गहलोत का ये बयान कांग्रेस की भावी रणनीति को बताने वाला है। शिरडी में साईं बाबा के आशीर्वाद से हृदय परिवर्तन हो या हाईकमान के आदेश का असर। अब अशोक गहलोत ने भी खुद को कांग्रेस अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी के लिए मन बना ही लिया। अब बाबा का दर्शन के जा रहे हैं तो उसके बाद में जाके सबसे बात करके तय कर लेंगे। दर्शन कर लिए, आशीर्वाद ले लिया, अब आगे का रास्ता खुल गया। मुश्किल के दौर से गुजर रही कांग्रेस को दिशा और दशा दिखाने के लिए पार्टी ने बहुत सोच समझकर अशोक गहलोत को इस जिम्मेदारी के लिए तैयार किया है। जो खासियत अशोक गहलोत के हक में जाती है उसमें शामिल है केंद्र और संगठन का 40 साल का अनुभव। राजस्थान के 3 बार सीएम रहे, गांधी परिवार के करीबी और भरोसेमंद रहे हैं गहलोत। हिंदी बेल्ट में पार्टी को आगे ले जाने की ताकत। हालांकि अभी साफ नहीं हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अशोक गहलोत को किन से चुनौती मिलेगी या वो निर्विरोध निर्वाचित होंगे। ऐसे हालात में आपको बता दें, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 24 से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन वापस लेने के लिए आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में 9000 से अधिक पीसीसी प्रतिनिधि मतदान करेंगे। हाईकमान के आदेश के बाद जब अशोक गहलोत का दिल्ली जाना तय हुआ तो जयपुर में सियासी समीकरण बदलने लगे। कल तक गहलोत के साथ चट्टान की तरह खड़े कई विधायकों ने अपना रुख लचीला किया। देखिए, मेरी समझ से गहलोत साहब के बाद में राजस्थान में सचिन पायलट साहब का कोई अल्टरनेट नहीं है। रही सवाल मेरी उनकी बात,
तो बात सचिन पायलट युवा नेता है और अपने अंदाज से पॉलिटिक्स करते हैं और मेरी बातचीत उनसे पहले भी होती रही है, अभी भी। और बैठ के राजनीति तो हम बात तो राजनीति की करते हैं। अगर कांग्रेस के अंदर सियासत बदल रही है तो बीजेपी भी चेहरा बदलने तक सरकार पर अपने हमले को मुतलवी करती दिख रही है। लेकिन आपकी कल भाषा क्या थी, आज भाषा क्या हो गई? और उसके बाद भी अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा रहे हो तो बनना चाहिए। राजस्थान को गौरव मिल रहा है। हम तो ये सोचेंगे कि आप इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहो ताकि कम से कम इस राजस्थान को तो मुक्ति मिले। भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं जैसे कह चुका कि जो एंटी इनकम्बेंसी है ये किसी तरीके से कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी को बदल नहीं पाएगा। हालांकि मान मनोवल के बाद ही सही, जब अशोक गहलोत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो गए हैं तो समर्थकों ने भी बधाई देने में कोई कोताही नहीं बरती। जिनका आज पूरे देश में नाम हो रहा है, भूल गए देश के प्रधानमंत्री का नाम लोग, आज हर व्यक्ति की जबान पर अशोक गहलोत का नाम आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम जो आला कमान ने फॉर्म भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है, वैसे मुख्यमंत्री जी ने संकेत दे दिए थे विधायक दल की मीटिंग में भी, और उस वक्त भी ये कह दिया था कि आला कमान का जो आदेश होगा मेरे लिए सर्वोपरि है। जब गहलोत साहब फॉर्म भरेंगे तो राजस्थान से तमाम विधायक, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल के नेता है, तो उनके समर्थन में वहाँ जाएंगे फॉर्म भराने के लिए। तो ये तो राजस्थान के लिए बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान के 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को इतना भरोसा कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस इतना प्यार दे रही है, आला कमान। सीएम गहलोत ने जयपुर से दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको मिलेगी। हालांकि इसे लेकर कयासों का दौर जारी है और खेल मंत्री अशोक चांदना का बयान चौंकाने वाला है। वो तो जो होना है वो तय है, और वो तय है वो 4 ही लोगों को पता है, ज्यादा लोगों को पता नहीं। कांग्रेस बड़े बदलाव की तैयारी की ओर बढ़ रही है। इसके साथ ही दोराहे पे खड़ी। जब दिल्ली में सब कुछ तय होगा तो जयपुर में क्या होगा, इसकी चर्चा आम है। क्या सचिन पायलट को प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी या सीएम की कुर्सी पर अशोक गहलोत का ध्यान रखा जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो किसी और के हाथ में कमान जाएगी तो क्या सचिन पायलट के समर्थक एक बार फिर से खाली हाथ रहने की बात पर चुप रह पाएंगे? बहरहाल इतना तय है कि सितंबर का महीना खास और सितंबर के महीने में दिल्ली से लेकर जयपुर की सियासत देखने लायक होगी। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात सियासत और गौ माता के कनेक्शन की। गौवंश पर लंपी के कहर के बाद जहां पर लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी सड़क से सदन तक अपनी नाराजगी दिखा करके साफ कर दिया कि 2023 की जंग में सरकार को परेशान करने वाला ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। लंपी पर सड़क से सदन तक संग्राम। मैं कहना चाहता हूं ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। असली बात ये कि गाय को बचाया कैसे जाए, देसी गाय को कैसे बचाया जाए, जिस गाय को हम गाय माता कहते थे उसका संवर्धन कैसे करा जाए, इस बात पर गंभीरता से चर्चा करके आपको गाय को बचानी है। सड़क पर उतरी बीजेपी, सरकार से गंभीर सवाल। राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत की सरकार की गाय के प्रति संवेदनाएं मरी हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लंपी के खतरनाक होते रूप को लेकर जहां सरकार की तरफ से कोशिशें तेज हुई हैं, तो बीजेपी का हमला भी ज्यादा गंभीर हो गया है। विधानसभा सत्र में बीजेपी ने लंपी पर सड़क से सदन तक जोरदार प्रहार कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और विधानसभा कूच की कोशिश की। पुलिस से भिड़ंत के बाद बीजेपी का गुस्सा और बढ़ गया, जिसके बाद सदन में लंपी पर कोताही बरतने का गंभीर आरोप लगाकर बीजेपी ने सरकार को घेरा। सदन में लंपी पर चल रहे संग्राम ने तब खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया जब सरकार को नसीहत दे रहे विपक्ष के नेताओं पर निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने जोरदार प्रहार किया। अरे डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। 25 सांसद जिताने के बाद भी गौ माता के लिए फूटी कौड़ी तुम
बच सके। ये शर्म का विषय ये है, कलंक का विषय ये है, और ये काली जो तुम्हारे माथे पर लगी है, ये काली कभी मिटने वाली नहीं है। प्रदेश में गौवंश अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है और गायों की हो रही दुर्दशा पर बीजेपी हमलावर है। ये राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत जी केवल बयानबाजी कर रहे हैं, बार बार मांगे इसको राज्य आपदा घोषित करो। राज्य आपदा कोष में से पर्याप्त राशि लेकर के उनके संरक्षण की, उनके निदान की, उनके वैक्सीनेशन की, दवाई की, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका धार्मिक रीति रिवाज से उनके दाह संस्कार की, तीनों में सरकार विफल है। करीब 13 राज्यों में तबाही मचाने वाले लंपी वायरस का सबसे ज्यादा असर राजस्थान पर पड़ा है। इस बीमारी से गौवंश को बचाने में कारगर मानी जाने वाली वैक्सीन को लेकर भी संग्राम छिड़ा है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार ने कोताही बरती तो कांग्रेस का आरोप है कि गाय पर राजनीति ना करे बीजेपी। हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, उन्होंने बहुत सही समय पर सही तरीके से इस आपदा को निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास भी किए और वो सफल भी हुए। गौ माता को लेकर प्रधानमंत्री जी ये कहकर नहीं बच सकते कि हमने वैक्सीन बना ली। आपने किया क्या? सब सरकारें अपने दम पर लड़ रही है। जैसे कोरोना में राजस्थान के साथ भेदभाव हुआ, वैसा ही अब आप कर रहे हैं। लंपी पर लड़ाई आंकड़ों को लेकर भी हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार गौवंश के मौत के आंकड़े को छिपा रही है, क्योंकि सरकार के आधिकारिक आंकड़े और पंचायत स्तर पर सरकार की भेजी रिपोर्ट में अंतर है। हालांकि सरकार ऐसे किसी आरोप को सिरे से खारिज कर रही है। मामला गाय से जुड़ा है और मौसम चुनावी है, तो सड़क से सदन तक बीजेपी का आक्रामक रुख इस बात का संकेत है कि लंपी का मामला बीजेपी के लिए अब तक का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा साबित हो सकता है, और पार्टी इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को बच निकलने का अवसर नहीं देना चाहती। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। पीएफआई एक ऐसा संगठन जिसका नाम राजस्थान समेत देश में हिंसा की बड़ी घटना से हर बार जुड़ जाता है। जब केरल से राजस्थान तक इसी पीएफआई पर 21-22 सितंबर की रात को एनआईए समेत 5 एजेंसियों ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया तो खलबली मच गई। कई शहरों में इस रेड को लेकर के प्रदर्शन किए गए और अब इस संगठन पर बैन लगाने की मांग बढ़ती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन मिडनाइट की इनसाइड स्टोरी। पीएफआई की साजिश पर सबसे बड़ी चोट। पांच एजेंसी, 15 राज्य, 100 ठिकानों पर रेड। पीएफआई की टेरर लिंक पर सर्जिकल स्ट्राइक। टेरर फंडिंग के आरोप में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एनआईए की पहली बार अंतर्राज्यीय जांच पड़ताल और रेड के दौरान कई अहम खुलासे होते हुए सामने नजर आ रहे हैं। पहली बार हुई इस बड़ी कार्रवाई का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर कई लोगों को इस पूरी रेड के दौरान हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, तो साथ साथ में एनआईए से जुड़े कई संदिग्ध दस्तावेज और कई वस्तुओं को भी बरामद किया गया है। इस रेड की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टेरर फंडिंग को लेकर के पहली बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई देशव्यापी स्तर पर हुई। साथ साथ में इस पूरी रणनीति को तैयार किया गया गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर, और एनआईए अपनी सभी सहयोगी 5 एजेंसियों के साथ में लगातार इसकी पड़ताल में जुटी हुई है। इस बड़े एक्शन को लेकर पीएफआई का विरोध प्रदर्शन बताता है कि देश की जांच एजेंसी ने पीएफआई के नेटवर्क पर बड़ी चोट की है। केरल समेत कई राज्यों में पीएफआई ने एनआईए की छापेमारी को लेकर विरोध जताया है और पीएफआई के राष्ट्रीय और राज्य के नेताओं की गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण बताया है। दरअसल पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम को एनआईए ने गिरफ्तार किया।
तो राजस्थान पीएफआई और दिल्ली के पीएफआई अध्यक्ष पर भी शिकंजा कसा है। आतंकवाद के वित्त पोषण में कथित तौर पर शामिल पीएफआई के 106 कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किए गए। केरल से 22, महाराष्ट्र से 20 और कर्नाटक से 20 पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान में एनआईए की रेड में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई के खिलाफ एक्शन में एनआईए के साथ ही ईडी, आईबी, एटीएस और स्पेशल टास्क फोर्स शामिल रही। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 1 बजे के करीब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। गुरुवार की सुबह 5 बजे तक एनआईए और दूसरी एजेंसियों ने कई राज्यों के अलग अलग ठिकानों पर रेड की। 6 कंट्रोल रूम बनाकर इस छापेमारी की निगरानी की गई। छापेमारी अभियान में 4 आईजी, 1 एडीजी, 16 एसपी रैंक के बड़े अधिकारी शामिल हुए। इस छापेमारी में एनआईए के 200 जवानों के साथ ही राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के करीब 1000 जवान भी शामिल थे। आपको बता दें कि पीएफआई पर टेरर फंडिंग के आरोप लगे हैं। टेरर ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप भी पीएफआई पर है। घातक हथियारों के प्रशिक्षण का आरोप, युवाओं को भड़काने का आरोप, आतंक की राह पर धकेलने का आरोप और लोगों में नफरत फैलाने के आरोप भी पीएफआई पर लगाए गए हैं। अपराध से जुड़ी जिन बड़ी घटनाओं में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का नाम सामने आया है, उनमें शामिल हैं 16 अप्रैल 2022 दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगा, 10 अप्रैल 2022 खरगोन हिंसा, 2 अप्रैल 2022 करौली दंगा, मार्च 2022 कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा, सितंबर 2020 हाथरस में लोगों को भड़काने का आरोप, फरवरी 2020 दिल्ली दंगा, अगस्त 2020 बेंगलुरु दंगा। दरअसल राजस्थान समेत कई राज्यों के अंदर हुई आतंकी घटनाओं से जुड़ी घटनाओं को लेकर के पीएफआई को जिम्मेदार माना गया। जब पीएफआई पर सवाल उठे तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। हालांकि पीएफआई संगठन की स्थापना 22 दिसंबर 2006 को की गई थी, जो कि 3 मुस्लिम संगठनों से मिलकर के इस संगठन को तैयार किया गया। इसमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के संगठन का इस पूरे संगठन में विलय किया गया और उसके बाद में स्थापना की गई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की। पहले इसका हेडक्वार्टर केरल के कोझिकोड में होता था, लेकिन बाद में इसकी स्थापना दिल्ली में कर दी गई। जयपुर से कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात नागौर की, जहां पर नागौर में कोर्ट के बाहर दिन दहाड़े संदीप सेठी की हत्या से जुड़े खुलासे ने राजस्थान पुलिस की नींद उड़ा दी। दरअसल संदीप की हत्या भले ही लोकल हत्यारों ने की, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक उसे मारने का आदेश 7 समंदर पार से आया। यानी कि यूरोपीय देश आर्मेनिया से आदेश दिया गया था। वहीं से ऑपरेट होने वाले एक गैंग ने न सिर्फ इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खुली चुनौती दी है। रिपोर्ट देखिए। नागौर शूटआउट का आर्मेनिया कनेक्शन। संदीप की हत्या, अब गैंगवार का ऐलान। सात समंदर पार से आया हत्या का ऑर्डर। मुसेवाला का बदला संदीप सेठी से पूरा। सितंबर को नागौर कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए संदीप सेठी की जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में हत्या कर दी गई, उस हत्या के जो राज अब खुलते जा रहे हैं उसने पुलिस की नींद उड़ा दी है।
पुलिस के सामने हुए इस शूटआउट के बाद में दिन दहाड़े जो कुछ हुआ, इसके तार कहीं ना कहीं पंजाबी सिंगर मूसेवाला से जुड़ते नजर आ रहे हैं। मूसेवाला का जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद में राजस्थान में अगर देखा जाए तो आर्मेनिया से ऑपरेट होने वाली बम्बिहा गैंग ने न सिर्फ इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, बल्कि आगे मूसेवाला हत्याकांड के संदिग्धों में शामिल लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की हत्या का ऐलान भी करके ये चेतावनी दी है कि हम बदला लेंगे। हरियाणा के सुपारी किलर संदीप सेठी और संदीप बिश्नोई की हत्या के पीछे कौन है? पुलिस जब इस तहकीकात में उलझी थी तभी विदेश से संचालित बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हत्या की जिम्मेदारी लेकर हंगामा मचा दिया। बताया जाता है कि यह गैंग आर्मेनिया से ऑपरेट होती है। संदीप का काम हो गया, यह काम हमारे शेर भाइयों ने किया है। आगे अब आने वाले समय में लॉरेंस, जग्गू और गोल्डी का भी यही हाल होगा। पक्का देखते जाओ और इंतजार करो। ये तीनों पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के आरोपी हैं। हरियाणा का रहने वाला संदीप बिश्नोई और संदीप सेठी सुपारी किलर और शराब का तस्कर था। संदीप को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए उसकी हत्या हुई। संदीप 29 नवंबर 2019 को नागौर में सुपारी लेकर की गई हत्या का आरोपी था। संदीप को सोमवार को नागौर कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया गया था। सुनवाई के बाद जैसे ही वो बाहर आया तभी दिन दहाड़े हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अब आपको बताते हैं इस बम्बिहा गैंग के बारे में जिसने संदीप सेठी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बम्बिहा गैंग की क्राइम कुंडली आखिर क्या है? देवेंद्र बम्बिहा ने 2010 में इस गैंग की नींव रखी थी। करीब 300 शूटर वाला ये गैंग दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में सक्रिय है। देवेंद्र को साल 2016 में पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था, लेकिन इस गैंग को गौरव उर्फ लकी पटियाल यूरोपीय देश आर्मेनिया से ऑपरेट करता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से टक्कर लेने के लिए बम्बिहा नीरज बवाना और टिल्लू ताजपुरिया गैंग से एक साथ ऑपरेट करती हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर खुला ऐलान किया था। आपको बता दें कि 3 नामजद के साथ ही संदीप हत्याकांड में कुल 8 लोगों के शामिल होने का शक है। इनमें से 3 हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। नागौर के नरेंद्र हत्याकांड मामले में संदीप शेट्टी नागौर जेल में बंद था और गत 12 सितंबर को ही शेट्टी की जमानत हुई थी। संदीप सेठी की हत्या बम्बिहा गैंग ने की या फिर किसी और ने, इस बारे में अभी कुछ खास तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात पूरी तरह से खुलकर तय है कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अंदर फिर से बड़ी गैंगवार हो सकती है। क्योंकि नागौर पुलिस के मामले में अगर देखा जाए तो संदीप सेठी के शूटआउट से जो खुलासा हुआ है वो बहुत ही चौंकाने वाला है और राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। क्योंकि हरियाणा, पंजाब के गैंगस्टर किसी न किसी रूप में राजस्थान से जुड़े हुए हैं और मूसावाले की हत्या के बाद में संदीप सेठी का नंबर आया है। तो अब सवाल यह है कि अगला नंबर किसका होगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब बात एसीबी के बड़े एक्शन की, जिसमें पहली बार किसी विधायक के परिजनों पर शिकंजा कसा गया है। एसीबी ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अलवर के थानागाजी के विधायक कांति प्रसाद मीणा के 2 बेटों को गिरफ्तार किया। इस केस में एक बीडीओ और प्रधान के बेटे को भी गिरफ्त में लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। विधायक के बेटों का काला खेल, एसीबी ने 5 लाख का रिश्वत लेते पकड़ा। रिश्वत के खेल में बीडीओ और प्रधान पुत्र भी शामिल। हैंडपंप के लिए मांगी रिश्वत, लगी हथकड़ी। चारों आरोपियों को जयपुर एसीबी की टीम ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को पुलिस ने एसीबी कोर्ट में भी पेश किया है, जहां से एसीबी ने कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को रिमांड पर भेजा है। फिलहाल एसीबी तमाम तथ्यों की जानकारी के साथ में इन सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ में जुटी है। विधायक के पुत्र लोकेश और कृष्णा से लगातार इस बारे में पूछताछ की जा रही है कि रिश्वत कांड का जो पैसा उन्होंने लेना था, क्या वो पैसा आगे कहां तक पहुंचाया जाना था। सत्यापन में पाया गया कि वहां का विकास अधिकारी श्री नेत्राम व दलाल लोकेश व अन्य जय प्रताप सिंह उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं।
जिसका सत्यापन होने पर कल 5 लाख रुपए कृष्णकांत मीणा द्वारा लेते हुए रंगे हाथ स्वतंत्र गांव के सामने बरामद कर लिया गया। राजस्थान को रिश्वत मुक्त बनाने के लिए एसीबी की सख्ती में अब अपराधियों और बाबुओं के बाद निशाने पर विधायक जी का परिवार भी आ गया। मामला है अलवर के थाना गाजी इलाके का। यहां के एमएलए की 2 बेटों समेत 4 लोगों को रिश्वत लेते जयपुर एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। एसीबी ने निर्दलीय विधायक कांति प्रसाद मीणा के छोटे बेटे कृष्णा मीणा से घूस में लिए गए 5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। विधायक का दूसरा बेटा भी रिश्वत के इस खेल में एसीबी के हत्थे चढ़ा है। कृष्णा मीणा की शिनाख्त पर एसीबी की टीम ने राजगढ़ बीडीओ नेतराम और प्रधान के बेटे जय प्रताप को भी गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक 14 लाख का बिल पास कराने के लिए 5 लाख की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी का दावा है कि ठेकेदार से नलकूप खुदाई के नाम पर विधायक के बेटों ने 5 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैंडपंप संबंधी कोई शिकायत थी जिसे सत्यापन किया था और सत्यापन के दौरान ये पाया गया था कि 5 लाख रिश्वत की मांग की जा रही है और उसी अनुक्रम में 5 लाख रिश्वत देते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा सर, अभी कोर्ट ने इनको 15 दिन की जेसी कर दी है। जेसी के लिए कहा सर, रिमांड वगैरह नहीं लिया सर? मिला नहीं? नहीं सर, रिमांड नहीं। हालांकि इस मामले में जब हमने कांति प्रसाद मीणा से उनका पक्ष जानना चाहा तो विधायक जी ने रिश्वत लेने की बात को सिरे से इंकार किया। यार कुछ भी नहीं है, पैसा जिसका खाना नीयत खराब हो जाए तो कुछ भी कर ले, पॉलिटिकल क्या करेंगे इसमें? जिसकी नीयत खराब हो जाए उसका क्या करोगे आप? कल को मेरी नीयत खराब हो जाए मैं क्या करूँगा? और मेरे को पैसा कमाना होता तो उस वक्त खूब पैसे मिले लोगों को, पैसे कमाना होता तो इशू ये नहीं है। अब ये तो राजनीति चक्रव्यूह है नहीं, पर मित्रों के चक्रव्यूह में फंस गए और फंस गए तो साहब उसका कानून के ऊपर जाकर के भरोसा करना पड़ेगा। विधायक जी का मानना है कि सियासी कारणों से उनके दोनों बेटों को फंसाया गया है, लेकिन एसीबी अपने दावे पर कायम है, जिसके मुताबिक रिश्वत मांगे जाने के बाद ये ट्रैप की कार्रवाई की गई है। दिनांक 22/8/22 को परिवादी हेडक्वार्टर में उच्च अधिकारियों से मिला था और उन्होंने एक शिकायत की थी कि मेरे बकाया बिल हैंडपंप के हैं राजगढ़ पंचायत समिति में, उनको पास कराने के लिए करीब 9 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। एसीबी की टीम आरोपियों के खिलाफ जांच पड़ताल में जुटी है, जिसके बाद इस केस में और खुलासे हो सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद के साथ जयपुर से लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस बात को, इस ट्रैप के सामने आने के बाद में इस बात का खुलासा हो गया है कि बिल पास करने की एवज में पंचायतों में जिस तरह का घूसकांड होता है उसको लेकर के अब तक सवाल उठते थे, लेकिन इस बात से पुष्टि हो चुकी है कि लगातार घूसखोरी की शिकायतें एसीबी को मिल रही है और एसीबी उन पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए इसी के साथ ही खबर में दम है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर से कुछ खास खबरों के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।